सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। मोदी जी को वो आए और स्वागत मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज की इस समीक्षा बैठक और परामर्श बैठक में उपस्थित सभी 6 राज्यों के प्रतिनिधि, जिनके अपने बच्चों के ड्रॉप आउट के क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर जो अनुभव है वो आज इस बैठक में अपने विचारों के द्वारा समीक्षा भी करेंगे और हमने आगे क्या योजना बनाना चाहिए कि जिससे हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज हमारे बीच भैया मोबाइल नीचे करो। सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, जिनके लंबे समय से इस क्षेत्र में काफी अनुभव है। उन अनुभवों का भी हमको लाभ मिलेगा। और आज मंचर सिंह हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, हम बहुत बार उनको युवा जोश से भरपूर और बच्चों के प्रति संवेदनशील, और मैं तो ये कहूंगा कि अति संवेदनशील ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी हमारे आदरणीय मोहन जी यादव हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में ग्रामीण पंचायत एवं पंचायत संस्था के मंत्री एवं श्रम विकास मंत्री हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद जी पटेल उपस्थित है। वो भी अति संवेदनशील है और जिन्होंने अनेक वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने अनुभव के माध्यम से समाज का कल्याण किया है। आप सभी का आज की इस बैठक में मार्गदर्शन मिलने वाला है। उसी के साथ में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष आज की जो कार्यशाला है, जिस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से हुआ है, ऐसे व्यक्तिमत्व हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, और मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने राज्य बाल आयोग को जो ऊंचाई पर पहुंचाया है, राज्य बाल आयोग को जो सशक्त किया है, ऐसे माननीय प्रियंका जी कानून को हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी बड़ा इस क्षेत्र में काफी अच्छा अनुभव है। कानून के साथ में सामाजिक ताना बाना कैसा विकसित किया जा सकता है, ऐसे आप अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में हैं और आपका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। हमारे बीच में राष्ट्रीय बाल आयोग की मेंबर सेक्रेटरी आदरणीय रूपाली बिनानी उपस्थित है, राज्य बाल आयोग के सदस्य उपस्थित है, राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य आदरणीय दिव्या दीदी उपस्थित है। आप सभी के बीच में आज की कार्यशाला मुझे लगता है कि हमारे जो हमने विषय को चुना है, ड्रॉप आउट बच्चों की समीक्षा और उसका निराकरण, ये लगातार होने वाली बैठकें हैं। ऐसा नहीं है कि नई बैठक है, लेकिन ये बार बार इसलिए होते रहना चाहिए कि हम जिस दिशा में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चे, और 40% जिसको 40% भारत देश का जो पॉपुलेशन है, उसका बड़ी संख्या जो है बच्चों की है। हम यदि बच्चों की सही समय पर चिंता कर लेंगे तो हमारे भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मैं इस अवसर पर हमारे सबके अनुभव भी है कि हर प्रतिवर्ष 5वीं से पास आउट होने वाले बच्चे, जो उनका एनरोलमेंट संख्या होती है, उसमें लगातार ड्रॉप आउट बच्चों का वृद्धि का परसेंट वृद्धि में रहता है, यानी कम नहीं होता। इसी प्रकार से 8वीं में जो एनरोलमेंट में जो बच्चे हैं और जो 9वीं में जाते हैं,
तो 8वीं में भी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये हम सबके लिए इस दिशा में अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है और जिस दिशा में सरकारों के माध्यम से जो काम करना चाहिए उसके लिए तत्पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप बच्चों के लिए अति संवेदनशील है और ये जो विषय अभी जिस प्रकार से हम रिफॉर्म चाहते हैं उस रिफॉर्म की दिशा में आपका जरूर सहयोग मिलेगा और इस जो समस्या है इस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि आप 5 राज्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन उन 5 राज्यों के लिए मध्य प्रदेश की प्रेरणा का केंद्र बनेगा, ऐसा कहते हुए मेरे अपने घोषणा को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शब्दों के द्वारा अतिथियों का स्वागत, आप सभी का स्वागत। आप सभी की इच्छा है माननीय अतिथियों का स्वागत करने की, तो आप सबकी तरफ से 2 पंक्तियों से मैं आदरणीय मंच का स्वागत करना चाहूंगा। राज्य मुख्यमंत्री जी का, श्रीमती जी का। प्रेम का उपहार अर्पित प्यार की सौगात है, आपका स्वागत करें क्या ही सुहानी बात है। प्रेम का उपहार अर्पित प्यार की सौगात, हम सबका प्रेम क्या और हर संकल्पित है अपने देश के भविष्य को, अपने विद्यालय का ध्यान दें। साथियों, अब क्रम है उद्बोधन का, बहुत जरूरत है हमें आदरणीय के उद्बोधन की। तो सबसे पहले मैं उद्बोधन की तरफ आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री प्रियंका कानून जी को, वो आए और इस अवसर पर हम सबसे अपनी बात सुनें। नमस्कार। आज की इस पश्चिम मध्य क्षेत्रीय कार्यशाला में समीक्षा बैठक में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी श्रम मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष भाई श्री रविंद्र मोरे जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह जी, यहाँ उपस्थित राज्य बाल आयोग की सदस्यगण, मेरी साथी राष्ट्रीय बाल आयोग की सदस्य मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी भाई डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, ये 2 सदस्यगण जो पीछे खड़े हैं राज्य बाल आयोग की, आप आगे आइए। ये आज सब शिक्षक हैं, सीआरसी हैं, बीआरसी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, तो वातावरण थोड़ा अच्छा का रहना चाहिए, इसलिए वो जो दोनों बाहर खड़ी थी उनको अंदर बुला दिया। यहाँ जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है कि बच्चों को जो शाला त्यागी है, जो ड्रॉप आउट है, जो स्कूल से बाहर है, उनको किस प्रकार विद्यालय के भीतर लाया जाए। शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग जो आज 6 राज्यों से यहाँ पधारे हुए हैं, मैं मध्य प्रदेश के सब लोग तो जानते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को भी बताना चाहूंगा कि शिक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई वक्ता हो ही नहीं सकता। और इसका जो कारण है वो मध्य प्रदेश के लोग सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी उज्जैन से आए। उज्जैन शिक्षा के संस्कार का वो केंद्र है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने आके शिक्षा का संस्कार दिया। ऐसे उज्जैन से आने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी से ज्यादा अच्छी बात शिक्षा के बारे में कौन कह सकता है उस भारत में जहाँ शिक्षा को व्यापार नहीं माना, जहाँ शिक्षा को संस्कार माना। और जन्म से मृत्यु तक जितने विभिन्न संस्कार हमारी सनातन संस्कृति में बच्चे के बड़े होने, वृद्ध होने और मृत्यु होने चलते हैं, उनमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो उसको सामाजिक जीवन जीने के लिए सशक्त करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा
साफ साफ कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यहाँ जो शिक्षक वर्ग बैठे हैं, आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप केवल एक जीवन को बदलने का काम नहीं कर रहे, आप जिस बच्चे को शिक्षा से जोड़ के सशक्त बनाते हैं, आप उसकी आने वाली पीढ़ियों को एक प्रकार के नए जीवन की तरफ ले जाने का काम करते हैं। आप पूरी की पूरी पीढ़ी के परिवर्तन का काम करते हैं। शिक्षा अगर बच्चों के पुनर्वास से जुड़ जाए, एक उदाहरण है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कई जगह देता हूं। हम लोगों ने चाणक्य सीरियल हम लोगों ने देखा, टीवी पे आता था। एक बालक जिसको उसके ही परिजन शिक्षा से दूर रखे हुए थे, उससे मजदूरी करवाते थे, रास्ता करवाते थे, उसके मामा से, पितृविहीन बालक था, मामा उसका पालन पोषण करते थे। एक शिक्षक ने जाके कहा कि ये बालक मुझे दे दो, मैं से पढ़ूंगा। मामा ने बोला कि मेरे को कोई और को दूंगा तो पैसे मिलेंगे, रुपया मिलेगा, तुमको नहीं दूंगा। शिक्षक ने 5000 पाउंड की मुद्रा की, देखिए उस बच्चे को ले ली, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तक्षशिला में ले जाके रखा। साथियों, बाल श्रम से, बाल दास्ता से मुक्त हुआ वो बालक जब चाणक्य जैसे शिक्षक का हाथ पाता है तो चंद्रगुप्त जैसा भारत का सम्राट है। ये भारत की बात है। हमको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को पुनर्वासित करना, मेन स्ट्रीम करना, दुनिया में किसी और से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम खुद इतने सशक्त हैं। साथियों, 2014 में एक बड़ी शुरुआत भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभाला। और हमको जो विरासत में मिला, हमारी गौरवशाली अतीत की परंपराओं को गुलामी के दौर में बिताने के बाद स्वतंत्रता से स्वतंत्रता में आने के भी 60-70 साल बाद तक हम अपनी परंपराओं के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त नहीं कर पा रहे थे। और इसका प्रमाण है कि 2011 के सेंसस का जनगणना का जो डाटा 2014 में विरासत के रूप में मोदी सरकार को मिला था, वो 8.5 करोड़ बच्चे बताता था जो 120 करोड़ की आबादी में जब 40% बच्चे हैं, 40 करोड़ में से 8 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल। शर्म आती थी डाटा देखा। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जो काम किया है वो ना भूत और ना भविष्य आप लोगों की बंदी है। ये आप लोग हैं जिनके दम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल कर दिया गया इस देश को। ये आप लोग हैं जिनके दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन करने वाली जो भारत के पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है, उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भाषा के बैरियर को खत्म करके हो पाना। ये पहली बार हो रहा है कि जब मध्य प्रदेश के बच्चे का परिवार गुजरात जाता है मजदूरी करने के लिए, तो गुजरात में उसे हिंदी माध्यम की किताब उपलब्ध कराई जाए। ये पहली बात हुआ। उड़ीसा का बच्चा जब आंध्रा जाता है परिवार के साथ माइग्रेशन करके, तो उसको वहां पर उसकी भाषा में किताब उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। एक छोटी छोटी चीज से कितना बड़ा असर पड़ा है। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरू किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरू करने से हमको ये मदद मिली, हम ट्रैक कर पा रहे हैं कौन सा परिवार कहां से कहां गया, और वहां उन बच्चों की पढ़ाई, उन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। केवल इतने में कि माँ बाप को, परिवार को पालन पोषण के लिए माइग्रेशन करना है, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल होना पड़े, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये इस भारत में अब नहीं हो। भारत का तो नक्शा ही माइग्रेशन से बना है। सोचिए जरा, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले अगर जगत गुरु शंकराचार्य केरल के विद्वान पंडित को ले जाकर केदारनाथ में नहीं बसाते, तो क्या इस देश के लक्ष्य की कल्पना की जा सकती? तब व्यवस्थाएं हमारी थी, आवश्यकता थी हमको ऐसे लोग मिले जो हमको ही मोटिवेट करके इस दिशा में ले जा सके। वो काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस काम को केवल संवेदना के साथ किया जा सकता। और जिस संवेदना का प्रदर्शन में केवल 2 घटनाएं बताऊंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो दोनों घटनाएं यह बताना बेहद जरूरी। सड़क पे बच्चे रहते हैं, सड़क पे बच्चे रहने वाले बच्चों को
वहां से लाकर पुनर्वासित करने का काम हमने मान लिया था कि एनजीओ के लिए, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। भोपाल में हमने घटना दी, सड़क पर रहने वाले बच्चों को कोविड के दौरान रेस्क्यू किया गया और जिस एनजीओ को एक काम दिया गया था वो एनजीओ ने सरकार को बताया बिना उन्हें एक गुप्त स्थान पर रख दिया, वहां सारे के सारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया। ये जानकारी राज्य बाल आयोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगी। आप कल्पना कीजिए मुख्यमंत्री जी की संवेदना थी, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एफआईआर कराई, ऐसे कुछ लोगों को जेल भेजा, सारे बच्चों को खोज खोज के स्कूलों में भर्ती किया। एक और घटना आपको बताना चाहूंगा, यहां से 20-22 किलोमीटर दूर एक शराब की फैक्ट्री सोमदस में, 1.5 महीने पहले हमको वहां सूचना मिली कि बच्चों को स्कूल बसों में भरकर लाया जाता है और उनसे शराब बनवाई जाती है। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोगों को मध्य प्रदेश में काम करने के लिए एकदम फ्री हैंड है, चुपचाप जाइए, छापा मारिए, सारे बच्चे रेस्क्यू करिए और तत्काल मुझे बताइए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी को बोलेंगे कि आपको मेरे राज्य में काम करने के लिए फ्री हैंड है, जाकर काम करो, बच्चों के जीवन की रक्षा करो। और आप कल्पना करिए स्कूल का नाम लिखी हुई बस में लड़के लड़कियों को ला करके शराब फैक्ट्री में उनसे शराब बनवाई जा रही। हम लोगों ने वहां छापा मारा, 59 लड़के लड़कियों को रेस्क्यू किया, 20 बालिकाएं शराब बनाने के काम में लगी हुई, वो जिनके नाम स्कूलों में दर्ज है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस बारे में जैसे ही पता चला, ये पहली बार हुआ 37 सालों के इतिहास में कि वो फैक्ट्री सील की गई, वो फैक्ट्री बंद की गई। और इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की इस पहल को देश में और दुनिया ने गले लगाकर स्वीकार किया, इतनी ताकत से स्वीकार किया कि उस फैक्ट्री का, उस शराब कंपनी का शेयर मार्केट में 350 करोड़ का कैपिटल डूब गया। उसका शेयर मार्केट का रेट इतना कम हुआ। मैं इस पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के सम्मान में एक बार जोरदार करकर भोपाल से निकलकर दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बैठे हुए हैं कि बच्चों का शोषण करने वालों को स्पॉट पर सजा दिलवाने का काम, तत्काल सजा दिलवाने का काम करते हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में जो काम किए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है एनसीएलपी योजना का प्रवर्तन करना। एक ऐसी योजना चलाई जा रही थी जिसको जब पहली बार जाके हमने देखा, हमने 500 स्कूलों का एनसीएलपी के सैंपल लिया, जब जाकर के देखा तो उनमें से आधे से ज्यादा स्कूल तो थे ही केवल कागज पे। हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग भारत सरकार से ली जा रही थी। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई। उस एनसीएलपी योजना को शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप परिवर्तित किया गया और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया। क्या इससे आप लोगों को सुविधा हुई कि नहीं हुई? बाल श्रम से मुक्त किए गए बच्चों को अब सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती किया गया। ये बहुत बड़ा कदम है। भारत में मैंने आपको जैसे बताया कि 2014 में हमको डाटा दिया 8.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल। मजे की बात यह है कि उसके पहले भी किसी सरकार ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की परिभाषा ही नहीं रखी थी। केंद्रीय स्तर पे भारत में 70 साल तक आउट ऑफ स्कूल बच्चे की कोई परिभाषा नहीं थी। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि जब पहला कानून जो परिवर्तित हो रहा था, उनका यह मानना है कि जो पहला अवसर मिलेगा उस पर बच्चों का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान जोड़ा जाएगा। सबसे पहले चाइल्ड लेबर एक्ट बना। चाइल्ड लेबर एक्ट के रूल्स में 17C सेक्शन के रूल 2B2 में ये लिख दिया गया कि जो बच्चा 30 दिन तक बिना बताए स्कूल से गायब होगा उस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। उसकी सूचना स्कूल का प्रिंसिपल श्रम विभाग के नोडल अधिकारी को देगा और सरकार ये मान के चलेगी कि उस बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में नियोजित कर लिया गया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए जरा। सरकार खुद आके स्वीकार करके कहती है जो बच्चा स्कूल में नहीं है हम मानेंगे कि वो बाल श्रमिक। इससे पहले इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाने वाली कोई सरकार हुई। अब हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, श्रम मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इस पूरे के पूरे कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन करें, एक एक बच्चे को स्कूल में लाएं। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए केंद्र स्तर पर पॉलिसी बनी है, स्ट्रीट चिल्ड्रन पे एसओपी बनी है। और ड्रॉप आउट का कारण केवल ये नहीं है कि बच्चे गरीब हैं,
केवल ये नहीं है कि माँ बाप सक्षम नहीं है, ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण था जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री जी ने पूछा। लोग परीक्षा के डर से बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते थे, परीक्षा के डर से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे। बताइए ये होता था कि नहीं होता था? देश को एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले जो बच्चों को अभिभावक के रूप में सोचते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि एक बच्चे का अभिभावक है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चा परीक्षा के डर से सुसाइड न करे, कोई बच्चा परीक्षा के डर से स्कूल आना ना छोड़े। इसलिए पहल किसने की? सबसे पहले बच्चों से परीक्षा पर संवाद करने की शुरुआत, परीक्षा पर चर्चा करने की शुरुआत प्रधानमंत्री की। शिक्षकों के पेशे को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के विजन पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 2047 का सशक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से अपार अपेक्षाएं इस देश को है और आप सभी में अपार संभावनाएं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य केवल उन संभावनाओं का विकास करना होता है और संभावनाओं की पहचान करना होता है। हम सब इस दिन भर की कार्यशाला से अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में जब जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, ऐसा अच्छा लेकर के जाएंगे कि 2047 में सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। यहाँ पर समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में रामलिंग जी, सुरेंद्र जी भी उपस्थित हैं, तो उनका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री प्रियंका गांधी जी, निस्संदेह हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमें इतने अच्छी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मिले हैं। साथियों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहन की इस श्रृंखला में प्रखर वक्ता और आज इस मंच पर मंचासीन है माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी को। वो आए और अपने राष्ट्रीय बाल आयोग के क्षेत्रीय इस विमर्श कार्यक्रम का प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर यादव जी, हमारे राष्ट्रीय बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रियंका गांधी जी, इसी सेक्टर में जनरल सेक्रेटरी श्रीमती रूपाली मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी, सामने बैठे राष्ट्रपति आयोग के सदस्य आदरणीय डॉक्टर प्रियंका जी, अन्य सभी राज्य महिला आयोग के सम्मानित सदस्य, उपस्थित भाइयों, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्रालय का काम करना। मैंने अपने जीवन में 5 वर्ष देश के मजदूर क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो स्वाभाविक तरीके से बाल श्रमिकों की जो चुनौती थी वो सामने रखती थी। मुझे लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि श्रम मंत्रालय की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनसे मैं ये बात जरूर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व हमारे साथ है उनको मजदूरों का दर्द भी पता है। उस प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उन्हें शिक्षा का स्तर और उसकी कमियां दोनों पता है। मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारा जो संकल्प हुआ श्रम मंत्रालय कि मध्य प्रदेश में कोई भी एक भी अपवाद जरूर बाल श्रमिक नहीं मिले, तब हम अपनी सफलता मांगेंगे। और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि जब यहाँ पर जो शिक्षक बन रहे, मैं कल ही हमारे जो श्रम मंत्रालय की 4 प्रमुख और जब हमारे स्कूल जो आवासीय विद्यालय उनके प्राचार्यों के साथ मैं कल बैठा था, तब मुझे पता नहीं था कि कभी इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिलेगा। जब मैं समीक्षा कर रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मॉडल हमारा नवोदय की तरह दिखता है, लेकिन नवोदय में तो अच्छे परिवारों के मेधावी छात्र उसमें जाते हैं,
लेकिन हमारे स्कूलों में तो वो लोग आते हैं जो मजदूरों के बच्चे हैं, जिनकी परिवार और प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसे नहीं होती, जिसके कारण हमको इस स्थान पर लाकर बेहतर तरीके से उन्हें बनाया जा सके या करा जा सके। तब मैंने उनसे पूछा कि चुनौतियां क्या थी, तो वो प्राचार्यों ने जो समस्या बताई, उस समस्या के बाद मैंने कभी कहा था कि कहीं ना कहीं हमको 2 या 3 लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी जो मनोविज्ञान को समझे। मुझे सिर्फ इसलिए बात नहीं कि खाली बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, उनको पढ़ाने वाले लोगों के मनोविज्ञान को भी समझे। कौन है जो बाल श्रमिक बनते हैं? बाल श्रमिक से वो नहीं बनते जो मजदूरों के बेटे। दूसरी भी श्रेणी है जिनके माता पिता अच्छे संपन्न होते हैं लेकिन नशे के आदि होते हैं, उन बच्चों की स्थिति भी उससे बुरी होती है। अगर कोई अपराध में जेल चला जाए, उसके घर में कोई कमाने लायक ना हो, उसके बाद जो बच्चों की परिस्थिति होती है, ये तीसरी श्रेणी हो सकती है। मुझे लगता है कि समाज के इन आयामों को हमें गौर करना होगा और हमारी कानून की व्यवस्था में हमें कोई बदलाव न करने हैं वो हमें करने होंगे। मैंने जब समीक्षा की थी श्रम मंत्रालय की, तो मैंने कहा था कि बाल श्रमिकों के लिए या बाल अधिकारों के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? हम कुछ चिन्हित नहीं कर सकते? कानून बनेगा, लेकिन जैसे डीएमपी ने कहा कि कानून में प्रावधान है, यदि कोई छात्र जो रेगुलर किसी स्कूल में है तो 30 दिन अगर नहीं आता तो ये श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उस नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो उसे ढूंढे और उसके बाद उसके पुनर्वास की चिंता करे, उसकी शिक्षा की चिंता करे। तो मुझे लगता है कि हर समय हमें और आपको सीखने का अवसर है। मैं भी ये मानता हूँ कि कम से कम श्रम मंत्रालय में मंत्री होने के नाते अगर बाल श्रमिक हो या बाल अधिकार हो, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और मेरा और मेरे सभी विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये संकल्प होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना करते हैं जहाँ पर अपवाद स्वरूप भी कोई बाल श्रमिक या बाल अधिकारों से वंचित कोई हमारी जवानी न रह जाए। इस निवेदन के साथ मैं और सहयोगी हो सकता है तो सहयोगी आप सामने बैठे हुए लोग हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि ये ऐसा काम नहीं है जो इवेंट के आधार पर हो जाए, ये ऐसा काम नहीं है जो हम 4 सफलताएं बताकर हम अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। इसके लिए संकल्प कर लेना है तो हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और एक संवेदनशील नियत के साथ हमें कुछ संकल्प के भीतर पैदा करने होंगे। सेवा का काम सिर्फ पैसों से नहीं होता, सेवा का काम अच्छी नियत और समर्पण के बगैर संभव नहीं होता। मैं थोड़े बहुत जो इन क्षेत्रों में काम करते हुए तो मैंने महसूस किया है, उस नाते ही मैं कह सकता हूँ आप कर सकते कुछ लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाए और हम सब मिलकर सहयोगी बनेंगे। मैंने डीएमपी से कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा है कि हम जब अपने लेबर अधिकारियों के 2 दिन का सेमिनार करेंगे तब हम आपको भी बुलाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे क्या हम नए सिरे से इसके लिए कोई बेहतर अभियान चला सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी है, उस तैयारी में आपका जो विचार और सहयोग और सुझाव होंगे वो हमें ताकत देगा। आपको मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय माननीय श्रम मंत्री महोदय जी। निस्संदेह आपके विचारों से इसमें जोश बढ़ा है और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को वो आए और आज इस अवसर पर अपने विचार हम सबके समझ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हुए कई दायित्वों का निर्वहन करते थे। अभी हमारे अपने मंत्रिमंडल में श्रम तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम संभाला, जिनने विस्तार से अपनी बात कही श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर प्रियंक कानूनगोली अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, आपकी भावना से हम सब अवगत हुए हैं, आपने विस्तार से बात कही।
श्री रविंद्र मोरे जी, अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, श्रीमती रूपाली बनर्जी, और इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा, या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिलेगा। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द गु और रू का अर्थ निकालेंगे तो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है। युगों युगों कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा, अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कितनी उदार है, जिसके दो दो शब्द में सारी बात आ जाती, जियो जीने दो। अब ये कितना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सकता है। अब जब समग्र की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का आशीर्वाद है। बालक की बात करते हैं तो बालक को हम भगत के रूप में देखते हैं, जिसका चित्र हमारे लिए पूरे पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाले मार्ग पे खड़ा कर देता है। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी। हम सब जानते हैं भगवान राम के उस दौर को याद कर लें जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते और राम जी के जाने बोलने देने के पहले जब दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग रहे हो वो सब दे दूंगा, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम तो आपके बालक हैं। और बालकों के रूप में उन्होंने उनका कितना उज्जवल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है, उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो मारिच बहू को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाड़ते गाड़ते धनुष्य निकल जाते हैं और माता सीता को वर्ण करके लेते हैं। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल हो, बालकों के पराक्रम से ही अपना देश का रोम पुलकित आनंदित होता है। भगवान कृष्ण ने कंस को भले मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का दृष्टि से आपने अत्यगी ने सही कहा है। 11 साल की उम्र में कभी उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए। लेकिन हमारे कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ी शिक्षा, और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन जाना। केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक एक घटनाक्रम ये क्या इस प्रकार का बन सकता था, लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल है। तो शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथेय के रूप में काम है, और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण देते। शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है। गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं। तो लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई, भगवान के बारे में ऐसे मानने वाले कोई युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है। लेकिन ये पक्ष अधूरा। कोई गीता को या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो
तो आप अंदाज लगाओ भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उनका हुआ उतना तो अर्जुन का भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से शास्त्रार्थ किया। जब अपनी कोई व्यक्ति, आप कल्पना करो हमारे यहाँ से कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा सारे अधिकारी केवल आदेश से सामने कौरवों के पक्ष में खड़े थे। और वो जो तीर चल रहे थे वो तीर अर्जुन जो मार रहा था तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहे थे, भगवान के सबसे प्रिय सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं। केवल एक आदेश के सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर जिन्हें भगवान कृष्ण को युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जीकर के जो उत्कृष्ट उदाहरण बनाते, मृत्यु कितनी बार आएगी? जन्म भी एक बार होता, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा। और ये जन्म और मृत्यु के बीच में आधों पर जो खिलने वाली उनकी मुस्कान है, यही जीवन का सार जीवन देती है कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हैं हर एक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है, एक न एक दिन मरना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता, जो मैंने प्रारंभ में बात कही। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने इस बात को बड़ी कमी घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करते परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते रहते कि स्कूल को भी क्या महत्व देते, ये भी हमको दिखाई देता है। और ये वहां भी दिखाई देता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है। बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा की जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। उद्बोधन से निस्संदेह हम सब बहुत ही प्रभावित हुए और छोटे छोटे एग्जाम्पल से दुनिया को जीत दिया है और उन्हें ये विश्वास दिलाते हुए कि बच्चे अपने कितने अच्छे, इनका मान रखेंगे हम और बच्चों की मुस्कानों से